अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि DGISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबरा मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उनकी तरफ से, जबकि तर्जुमान DGISPR भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके हमरा फिर DGISI भी आए और सवालों के जवाबात भी दिए। ये हैरान कुन है। इससे पता लग रहा है कि इस वक्त मुल्क में गैर मामूली हालात हैं। दो अहम तरीन मामलात थे, अरशद शरीफ साहब की शहादत, उसके हवाले से उन्होंने बात की कि किन हालात में वो गए मुल्क से, और फिर वो बता रहे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो क्या वो मुल्क से जा सकते थे, क्योंकि इल्ज़ामात इस तरह के लग रहे हैं, तो हमें सामने आकर ये बात लोगों तक पहुंचानी पड़ी। इस तरह की बात हो रही है। फिर ARY के सरबराह सलमान इकबाल साहब को पाकिस्तान लाना चाहिए, उनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए, ये बात तक की गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जी थर्ड पार्टी भी मुलव्वस हो सकती है अरशद शरीफ साहब को शहीद करने में। अब इसके साथ साथ एक और अहम मामला है इमरान खान साहब का। उनका नाम लिए बगैर बरह रास्त उन पर तनकीद की गई है। मीर जाफर मीर सादिक क्यों कह रहे हैं इमरान खान साहब गद्दार क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की ऑफर की इमरान खान ने, यह बात की गई है मार्च में जब वो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन। तो कहते हैं कि जी जब गद्दार कहलाते हैं, कहते हैं, तो फिर मिलते क्यों हैं रातों को। यह सवाल भी उठाया गया है DGISI और DGISPR की तरफ से। इसके साथ साथ साइफर वाला मामला, वो कहते हैं कि ये खत लहराया गया, उस पर झूठ बोले गए, ये सब बातें की हैं। इसको अब जाहिर है कि PDM इसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरह से ले रही है कि जनाब ये हमारी बड़ी फतह है, हम यही कहते रहे, और बिलावल भुट्टो साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तारीखी करार दे रहे हैं। मगर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या PDM की मौजूदा हुकूमत नाकाम हो गई इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को तनकीद का निशाना बनाने से बचाने में, और जो इमरान खान साहब कह रहे हैं उसके मुखालिफ बयानियाँ देने में, लोगों को कायल करने में। ख़ास तौर पे नौजवानों का जिक्र हुआ कि जी उनको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो फिर क्या जो मौजूदा हुकूमत है उसकी ये बुरी तरह से नाकामी नहीं है। वजारत दाखिला की, वजारत खारजा की, अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से आप देख लीजिए, तो मौजूदा हुकूमत पर एक तो अदम एतमाद का इजहार है ये, या उन्होंने जो कमेटी बनाई है तहकीकाती कमेटी, उस पर अदम एतमाद का इजहार है कि फ़ौज को खुद सामने आकर इस पर बात करनी पड़ी है। अब जो इसमें अहम तरीन नुकात हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो उन्होंने कहा DGISI ने, क्योंकि सबकी तवज्जो अब DGISI पर ज़्यादा इसलिए थी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ये तो तस्वीर तक नहीं उतरवाते थे, वीडियो नहीं बनवाते थे जब से DGISI बने, ISI के सरबराह बने। तो अब खुद सामने आकर सवालों के जवाब दिए हैं। ये यानी बहुत ही गैर मामूली है, और इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि क्या ऐसे हालात हो गए। फिर लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात हुई है। एक तो उन्होंने कहा कि अगर आपका सिपा सलार मीर जाफर है तो इनसे बंद दरवाजे में क्यों मिलते रहे, DGISI ने बात की। फिर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम लिए बगैर सवाल किया कि मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूं कि अगर आपको यकीन है कि आपका सिपा सलार गद्दार है और मीर जाफर है, तो माजी में आप इतनी तारीफ़ों के पुल क्यों बांधते थे, मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों कर रहे थे, और अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार हैं तो फिर आज भी इनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं। ये सवाल पूछें। अब जाहिर है कि इमरान खान साहब की तरफ से यकीनन लगता है कि इसका जवाब भी आएगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक तो भी नहीं आया। तो इसके साथ साथ पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR की जानिब से डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने DGISI नदीम अंजुम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सीनियर और मुमताज़ सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में वफ़ात और इनसे जुड़े हालात और वाक़यात के बारे में आपको कुछ आगाही देना है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुल्क की तारीख में ये जो इस तरह मैंने बताया कि पहला मौका था कि ISI के हाजिर सर्विस सरबराह ने मीडिया से बरह रास्त गुफ्तगू की है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। अच्छा, इसमें जो अहम तरीन चीज़ें थी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। साइफर और अरशद शरीफ की वफ़ात के हवाले से बड़े वाक़यात के हक़ाइक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ये उन्होंने कहा। ARY न्यूज़ ने फ़ौज को निशाना बनाने में स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। CEO सलमान इकबाल को पाकिस्तान वापस लाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अगस्त में एक ख़त जारी किया जिसमें कहा गया था कि कालअदम TTP से अलग होने वाला ग्रुप अरशद शरीफ को निशाना बनाना चाहता है। अरशद शरीफ को किसी ने दुबई जाने पर मजबूर नहीं किया था, यह भी कहा गया DGISPR की तरफ से। मार्च में आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में गैर मुय्यना मुद्दत तक तोसी की पुरकशिश पेशकश की गई थी। गैर सियासी रहने का फैसला फर्द वाहिद नहीं बल्कि तवील बहस के बाद लिया गया। ये बार बार उन्होंने कहा कि जी माजी में हमसे गलतियाँ होती रही हैं, लेकिन ये फैसला किया कि जी अब हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी।
अब जाहिर है कि इससे बहुत से लोग बात करें कि जिसका मतलब पहले मुदाखलत थी, यहाँ तक सवाल हुआ कि इमरान खान सबको इस तरह लाया गया, तो इन्होंने फिर कहा कि जिस पर फिर कभी सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है कि इमरान खान को लाने में फ़ौज का क्या किरदार था, इस पर भी उन्होंने बात की। गैर सियासी रहने का फैसला फर्द वाहिद का नहीं बल्कि तवील बहस के बाद की लिया गया। लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद आना सबका जमहूरी हक है। 27 मार्च की बयानी का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अब जनाब तफसील सुनिए। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मौके पर की जा रही है जब हकाइक का सही इदराक बहुत जरूरी है ताकि फैक्ट, फिक्शन और राय में तफरीक की जा सके और सच सबके सामने लाया जा सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत और हसासियत की वजह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस हवाले से खुसूसी तौर पर आगाह किया गया है, बल्कि इस अवामिल का अहाता करना बहुत ज़रूरी है जिनकी बुनियाद पर एक मखसूस बयानिया बनाया गया और इसी झूठे बयानिए के जरिए लोगों को गुमराह किया गया। DGISPR ने कहा कि इदारों और इनकी लीडरशिप हत्ता के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर भी बेजा इल्ज़ाम तराशी की गई और इसकी वजह से माशरे में तकसीम और इस्तराब पैदा करने की कोशिश की गई। एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि बड़ा अहम है ये, क्योंकि अब हाल ही में रिटायर होने वाले हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। नवंबर के आखिर में उन्होंने रिटायर हो जाना है, तो इस वजह से भी शायद लगता है कि जी फिर उनकी रिटायरमेंट के बाद पता नहीं क्या क्या तनकीद हो, क्या क्या बातें की जाएं, तो उससे पहले पहले इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद करना ज़रूरी समझा गया। फिर जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया अरशद शरीफ की वफ़ात एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या है और हम सबको इसका शदीद दुख है। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुख और तकलीफ़ की इस घड़ी में हम सब इनके साथ हैं। इनका कहना था कि अरशद शरीफ की वजह शोहरत, तहकीकाती सहाफ़त थी, लिहाजा जब साइफ़र का मामला सामने आया तो अरशद शरीफ साहब ने इस पर भी मुतअद्दिद प्रोग्राम किए। इस हवाले से उन्होंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से कई मुलाकातें भी की और इनके कई इंटरव्यूज़ भी किए, जिसके नतीजे में ये बात भी की गई कि शायद इन्हें मुख्तलिफ मीटिंग्स के मिनट और साइफ़र भी दिखाए गए। ये बात की गई है जी DGISPR की तरफ से। फिर DGISPR ने कहा कि साइफ़र और अरशद शरीफ की वफ़ात के हवाले से बड़े वाक़यात के हक़ाइक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है ताकि इस सिलसिले में किसी किस्म का इबहाम और क़यासराई पैदा ना हो और कौम सच जान सके। ये साइफ़र और अरशद शरीफ साहब की शहादत, ये दोनों बातें इसलिए शायद की जा रही हैं क्योंकि जब ये सारा साइफ़र का मामला आया और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत को निकाला गया अदम इत्तेमाद के ज़रिए, तो फिर अरशद शरीफ साहब ने एक सीरीज़ की, वो कौन था, ये सब हालात किस तरह पैदा हुए, वो गाड़ियाँ किस तरह आ गई, किस तरह ये साइफ़र आया, क्या कुछ होता रहा, इमरान खान साहब के साथ क्या होता रहा, तो वो बाकायदा बता रहे थे, कुछ इशारों के नाम में बात कर रहे थे कौन था सारा। यानी वो अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम से लगता है कि वो समझते थे कि सब ये गलत हुआ है, इसमें मुदाखलत हुई है, अंदरूनी बैरूनी तौर पर यह हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने वो प्रोग्राम किए। तो अब वो साइफ़र से इसलिए ये जुड़ती है अरशद शरीफ साहब की शहादत कि उसके बाद से वो ख़ास नौइयत के प्रोग्राम करना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से फिर उन पर यानी गद्दारी के पर्चे हुए, उनको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, ये सब हालात हुए। फिर जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने कहा जहां तक साइफ़र का मामला है तो आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये हैरानकुन था जब 27 मार्च को इस्लामाबाद के जलसे में ड्रामाई अंदाज में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अच्छा, फिर कहा जी साइफ़र के हवाले से हाल ही में कई हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं जिसने इस खोखली और मन घड़त कहानी को बेनकाब कर दिया है। यानी मेरा ख्याल है वो ऑडियो लीक्स की तरफ उनका इशारा था। पाकिस्तानी सफ़ीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, मगर इसमें यह भी है कि चूँकि मीटिंग भी हुई थी, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं जी मीटिंग भी हुई थी, उसमें फिर इसको मुदाखलत भी करार दिया गया था और फिर इसमें डिमार्च यानी एहतजाज भी किया गया था अमेरिका से, तो ये बात भी कही जा रही है। बहरहाल लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 31 मार्च की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। ISI ने बड़े वाज़ेह और पेशा-वराना अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफिंग दी गई कि यह पाकिस्तानी सफ़ीर का ज़ाती तज्जिया है और पाकिस्तानी सफ़ीर ने जो लाहेमल तजवीज़ किया था वही लाहेमल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दफ्तर खारजा को तजवीज़ किया, यानी वही कि डिमार्च किया जाए, एहतजाज किया जाए। इनका कहना था कि ISI की साइफ़र से तहकीकात में किसी भी किस्म की साजिश के शवाहिद नहीं मिले और ये शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। हमने शवाहिद को कौम के सामने रखना चाहते थे, तहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया कि वो ISI की जानिब से की गई इन तहकीकात को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था कि हुकूमत के खिलाफ आईनी, कानूनी और सियासी मामले की बजाय अदम एतमाद की तहरीक यानी रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थी। हर चीज़ को गद्दारी रजीम चेंज से ऑपरेशन से जोड़ दिया गया। ये उन्होंने कहा कि उसके बाद ये सब बातें हुई कि अमेरिका के दुनिया भर में रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले दिए गए और इनको पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से जोड़ दिया गया। ये भी अरशद शरीफ साहब इस तरह के प्रोग्राम करते रहे। अच्छा, पाकिस्तान के इदारों बिलखुसूस फ़ौज की क़यादत को निशाना बनाया गया और हर चीज़ को गद्दारी और रजीम चेंज ऑपरेशन से जोड़ दिया गया। DGISPR पर कहना था कि यही वो वक्त था जब अरशद शरीफ और दीगर कई सहाफ़ियों समेत सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और एक मखसूस बयानिया फीड किया गया जिसकी हकीकत वाज़े हो चुकी है। वही जो मैंने अर्ज़ किया ना आपसे कि वो ख़ास तरह के प्रोग्राम कर रहे थे और तो उस पर DGISPR पर कहना है कि जी ऐसे लगा कि फीड किया गया है और एक बयानिया बिल्ड किया गया है।
फिर खास तौर पर यह बहुत ही अहम था कि DGISPR ने कहा कि ज़हन साजी के जरिए कौम और फ़ौज पाकिस्तान में सिपाह और क़यादत के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को दुनिया भर में बदनाम करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। इस मीडिया ट्रायल में ARY चैनल ने बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी और लीडरशिप के हवाले से एक झूठे और साजिशी बयानी को फ़रोग देने में एक स्पिन डॉक्टर यानी चीज़ों को घुमाना, धोखा देना का किरदार अदा किया और एजेंडा सेटिंग के जरिए फ़ौज के खिलाफ मखसूस बयानी को परवान चढ़ाया। अब बरह रास्त ARY पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये किरदार अदा किया। इन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स और इलामिया को गलत अंदाज में पेश किया गया, हत्ता के दूसरे इजलास में असद मजीद के हवाले से मन घड़त खबर भी चलाई गई। पाकिस्तान आर्मी से सियासी मुदाखलत की तवक्को की गई जो कि आईने पाकिस्तान के खिलाफ है। न्यूट्रल और गैर सियासी जैसे अल्फाज को गाली बना दिया गया। अब ये फिर एक दफ़ा इमरान खान साहब की तरफ इशारा है। अच्छा, इससे पहले आपने देखा कि फैसल वावडा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो PTV पर भी दिखाई गई और वो जाहिर है कि इशारा को नाम में इमरान खान के खिलाफ, ARY के खिलाफ, सलमान इकबाल के खिलाफ बात की थी, लेकिन वो लगा कि वो इम्पैक्ट ही नहीं उस तरह से हो सका। और वो तो खुद राणा सनाउल्लाह ने जब कह दिया कि जी बड़ा ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी मशकूक हो गई और सवालों के जवाब जिस तरह लोग ले रहे थे या उनका पीछा कर रहे थे फैसल वाडा साहब को, बड़ी मुश्किल हुई इसमें। खैर, फिर उससे अगले दिन ही हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आती है। सवाल यह है कि क्या दफ्तर खारजा ने साइफर छुपाया? बाबर इफ्तिखार साहब कह रहे हैं। इनका कहना था कि इस तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद इदारे और खासतौर पर आर्मी चीफ ने नहायत तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि सियासतदान आपस में बैठकर खुद मसाइल का हल निकालें, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि यह भी कहा गया कि साइफर को छुपाया गया। सवाल यह है कि क्या दफ्तर खारजा ने साइफर छुपाया जो उस वक्त साइफर हैंडल करने के जिम्मेदार थे? इनके खिलाफ फिर क्या एक्शन लिया गया? अगर नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया और इनके नाम क्यों नहीं लिए जाते? इन्होंने कहा कि लफ्ज़ों की हेरफेर, गुमराहकुन और झूठी खबरें फैलाकर इदारों और इनकी क़यादत को गद्दार ठहराकर कटहरे में खड़ा कर दिया गया। इनका कहना था कि मरहूम अरशद शरीफ के अलावा दीगर साफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी साइफर के हवाले से बातें की और बहुत सख्त बातें भी की। अरशद शरीफ तो नवंबर 2021 से ARY चैनल के प्लेटफॉर्म से इदारों पर तनकीद कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ इदारों के हवाले से सख्त तनकीदी प्रोग्राम्स भी किए, लेकिन इसके बावजूद इनके हवाले से हमारे दिल में किसी किस्म के मनफी जज्बात थे ना हैं। कई दीगर साफ़ी भी इस पर बात कर रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रहे। आज भी वो बहुत सख्त सवालात उठा रहे हैं जो उनका आईनी हक है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि तमाम साइफर ड्रामे के दौरान हमने जब भी किसी चैनल या साफ़ी से हमने बात की तो यही कहा कि बिना सबूत और मन घड़त मफरूजात पर गद्दारी और साजिशों के इल्ज़ामात इदारे की क़यादत पर ना लगाए गए और फ़ौज को के गैर सियासी रहने के मौक़िफ़ को मुताज़ा ना बनाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि आज देखना यह होगा कि मरहूम अरशद शरीफ के हवाले से अब तक सामने आने वाले हक़ाइक़ क्या हैं। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, यानी KP हुकूमत की तरफ से। मैं माज़रत चाहता हूँ, तफसीलन काफ़ी थी, तफसील थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक एक चीज़ आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। DGISPR का कहना था कि हमारी इत्तला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया गया, जिसमें शुबा जाहिर किया गया कि अफगानिस्तान में मुकीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ग्रुप ने स्पिन बोल्दक में एक मीटिंग की है जो अरशद शरीफ को रावलपिंडी और मुल्हिका इलाकों में निशाना बनाना चाहते हैं। इस हवाले से वफाकी हुकूमत या सिक्योरिटी इदारों से किसी किस्म की मालूमात शेयर ना की गई कि कैसे और किसने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये इतला दी कि अरशद शरीफ साहब को निशाना बनाया जाएगा। DGISPR ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि माजी में हमसे गलतियां हुई होंगी, मगर हम साजिशी और गद्दार नहीं हो सकते। और मार्च में कमर जवेद बाजवा को ओहदे में गैर मुय्यना मुद्दत तक तौसी की पेशकश की गई थी। इनका कहना था कि इससे यह जाहिर होता है कि यह थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना था। जबकि ये इत्तलात भी हैं कि अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बार बार इनको ये बावर कराया जाता रहा कि इनको खतरा लाहक है। DGISPR ने कहा कि 8 अगस्त 2022 को शहबाज गिल के ARY चैनल पर बगावत पर उकसाने के मुंदाज़ा बयान की तमाम मुकातिब फ़िक्र ने मजम्मत की और इसे रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ करार दिया और 9 अगस्त को इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनका कहना था कि इस मुतनाज़ा स्पेशल ट्रांसमिशन के हवाले से ARY के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान इकबाल ने गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद इमाद यूसुफ को हिदायत दी, यानी शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद इमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। इसके जवाब में उन्होंने सलमान इकबाल को बताया कि अरशद शरीफ पेशावर से दुबई के लिए रवाना होंगे। फिर इस हवाले से मुतवातर ये बयानिया बनाया जाता रहा कि अरशद शरीफ को बैरून मुल्क कत्ल कर दिया जाएगा। 9 अगस्त 2022 4:40 पर अरशद शरीफ की कराची से दुबई के एक टिकट बुक की गई, जो कि ARY ग्रुप के असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इमरान के कहने पर की गई और ये फजल अमी ट्रैवल एजेंट ने 5.5 लाख रुपए वसूल करने के बाद बुक की। बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इस ट्रैवल प्लान के मुताबिक 9 सितंबर 2022 को अरशद शरीफ को पाकिस्तान वापस आना था। 10 अगस्त को बाचा खान एयरपोर्ट से अरशद एमिरेट्स इंटरनेशनल की परवाज K37 के जरिए सुबह 6:10 पर दुबई के लिए रवाना हुए। अरशद शरीफ को इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया और सरकारी गाड़ी में इन्हें एयरपोर्ट पहुंचाया गया।
DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने इस मौके पर गुफ्तगू की। बाद में उनकी गुफ्तगू होती है और कहा ये पहली दफ़ा है कि DGISI खुद सामने आ रहा है, और ऐसा DGISI जो मीडिया में आता ही नहीं था, यानी तस्वीर भी नहीं उसकी आती थी, अब वो खुद सामने आकर सवाल जवाब कर रहा है, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुझे एहसास है कि आप सब मुझे अपने दरमियान देखकर हैरान हैं। मैं आप सबकी हैरानी को अच्छी तरह समझ सकता हूं। मेरी जाती तस्वीर और तशरीह पर मेरी पॉलिसी 1 साल से वाज़ेह है, जिस पर मैं और मेरी एजेंसी सख्ती से पाबंद हैं। इन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि मेरा मनसब और मेरे काम की नौयत ऐसी है कि मुझे और मेरी एजेंसी को पसे मंजर में रहना है। लेकिन आज का दिन कुछ मुख्तलिफ है। आज मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने इदारे के लिए आया हूँ, जिसके जवान दिन रात इस वतन की खातिर अपनी जानों को नजराने पेश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के दिफा का हरावल दस्ता बनकर काम करते हैं। DGISI ने कहा, नदीम अंजुम साहब ने कहा, जब इन जवानों को झूठ की बुनियाद पर बिला जवाज तहज़ीक और तनकीद का निशाना बनाया गया, लिहाजा इस इदारे के सरबराह की हैसियत से मैं खामोश नहीं रह सकता। जब एक जानिब से झूठ इतनी रवानी से बोला जाए कि मुल्क में फसाद का खतरा हो, तो सच की तवील खामोशी भी ठीक नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि बिला ज़रूरत सच ना बोलूं। कौम ने मेरे मनसब और मुझ पर यह बोझ डाला है कि मैं इन राजों को अपने सीने में लेकर कब्र में चला जाऊं, लेकिन जहां ज़रूरत महसूस होगी मैं वो राज आपके सामने रखूंगा ताकि अपने जवानों और शोहदा का दिफा कर सकूं। तो इसका मतलब है कि इशारा है कि वो मज़ीद भी बातें कर सकते हैं। अभी उन्होंने ये आगाज़ किया है। फिर कहा कि आपने देखा कि लसबेला में हमारे जवान इस मिट्टी की खातिर शहीद हुए, लेकिन इनका भी मजाक बनाया गया। इसलिए मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार जैसे लक़ाबात के पस मंज़र से मुतल्लिक़ आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। DGISI ने कहा कि मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता कि आप किसी को शवाहिद के बगैर मीर जाफर, मीर सादिक कहें तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये बिल्कुल 100% झूठ पर बनाया गया नज़रिया है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये नज़रिया क्यों बनाया गया। इन्होंने कहा कि मीर जाफर कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना, ये सब इसलिए नहीं है कि मैंने, मेरे इदारे ने या आर्मी चीफ ने कोई गद्दारी की। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया, बल्कि ये इसलिए है कि इदारे ने गैर आइनी और गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि मैं ये भी आपको बता दूंगा कि अगर जनरल कमरुद्दीन बाजवा चाहते तो अपने आखिरी 6 से 7 माह बहुत सहूलत के साथ गुजार सकते थे। वो ये फैसला ना करते और अपने आप को मुकद्दम रखकर आराम से नवंबर में रिटायर होकर चले जाते। ना किसी ने तनकीद करनी थी, ना इतनी गिलाजत होनी थी, लेकिन उन्होंने मुल्क और इदारे के हक में फैसला दिया और अपनी ज़ात की कुर्बानी दी। यानी इसका मतलब समझ रहे हैं कि उन पर शदीद दबाव और यानी एक ये तनकीद का सामना उनको इस वजह से करना पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि आपको मालूम है कि आर्मी चीफ पर और उनके बच्चों पर कितनी गलीज़ तनकीद की जाती रही, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि क्योंकि वो चाहते थे कि जब वो चले जाएं तो इनकी लेगेसी में एक ऐसा इदारा हो जो जिसका आइनी रोल हो, इसका ऐसा रोल ना हो जिसे मुतनाज़ा बनाया जा सके। लिहाजा इस चीज़ की खातिर उन्होंने ये फैसला किया, यानी तनकीद का जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा कि मैं ये भी आपको बता दूं कि मार्च में आर्मी चीफ को इनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यन मुद्दत तक तौसी की भी पेशकश की गई। ये पेशकश मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इस बुनियादी फैसले की वजह से पेशकश भी ठुकरा दी कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटाकर आइनी रोल पर लाना चाहिए। उनको ये पेशकश हुई थी एक्सटेंशन की। मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूं कि आपको हक है अपनी राय देने का, मैं इस हक का एहतराम करता हूं। वैसे सिपाही मैं इस हक का एहतराम करता हूं और इस हक का हर मुमकिन हद तक तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूं कि अगर आपको यकीन है कि आपका सिपहसालार गद्दार है और मीर जाफर है, तो माजी में आप इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? अगर आपको यकीन है कि आपका सिपहसालार गद्दार है और मीर जाफर है, तो आप इसकी मुद्दत मुलाजमत की तौसीक़ क्यों कर रहे थे? इमरान खान साहब ने इशारों में बात की। इन्होंने बरह रास्त कहा कि इसका मतलब है कि इमरान खान साहब का मतलब इशारा आर्मी चीफ की तरफ होता था। DGISI ने कहा कि यह अजीब बात है कि आप समझते हैं कि सिपहसालार गद्दार है और मीर जाफर है, लेकिन आप इनको कह रहे हैं कि अगर आपको सारी ज़िंदगी इस मुलाजमत पर रहना चाहते हैं तो रहें। अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार हैं तो आप आज भी इनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पर एतराज़ नहीं है, आप मिलिए, हमारा फ़र्ज़ है इस मुल्क के हर शरीक की आवाज़ पर लबैक कहना, लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमसे मिलें और अपने आईनी और गैर आईनी ख्वाहिशों का इजहार करें। यह भी आपका हक है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में आप इस शख्स को गद्दार कहें। आपकी कौल फेल और फिक्र तदब्बुर में इतना बड़ा तज़ाद ठीक नहीं है। इस मौके पर DGISPR ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम भी हुकूमत के नीचे एक इदारा हैं और कानून के मुताबिक हमारे पास जो चीज़ें हैं इसके मुताबिक हम काम करते हैं। हमने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर कोई फ़ौज के खिलाफ बात करता है या कोई तोहमत लगाता है तो जैसे आज़ादी इज़हार राय का हक पाकिस्तान का आइन देता है, इसी तरह किरदार खुशी की इजाज़त आइन बिल्कुल नहीं देता। खास तौर पर इदारों पर बात करने की इजाज़त भी पाकिस्तान का आइन नहीं देता। इन्होंने कहा कि इस कानून पर अमल दरामद हुकूमत पाकिस्तान को करना होता है। अगर किसी इदारे पर कोई उंगलियां उठा रहा है तो हुकूमत वक्त ने इसके खिलाफ एक्शन लेना है। इस बात में जब भी कोई इस तरह की चीज़ हुई है तो हमने हुकूमत के जरिए इसको अप्रोच किया है। हुकूमत इनके बारे में जो भी एक्शन लेती है ये इनकी सवाबदीद है। किसी को गिरफ्तार या कुछ करना हमारी सवाबदीद नहीं है। हम सिर्फ हुकूमत से दरखास्त कर सकते हैं। ये जो गिरफ्तारियां हुई, ये सारा कुछ हुआ, उस पर हुकूमत ने सारा कुछ किया और अब आपके सामने खैर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया गया। इनका कहना था कि हमारे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया तो हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इदारे की जानिब से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की गई। इसको बाद में जांचा भी गया कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन अब ये देखना जरूर चाहिए, सब ये कह रहे हैं कि जी फिर ये FIRs किस तरह से दर्ज हुई अरशद शरीफ साहब के खिलाफ। खैर, इन्होंने कहा कि फैसल वाडा, उन्होंने यानी उस तरफ इशारा कर कहा
कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल में जो इंक्वायरी कमीशन बना है वो इन तमाम लोगों और शवाहिद को देखेगा। इसलिए मैंने कहा कि इस केस की गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात हों, जिस नौइयत के इंटरनेशनल और फॉरेन एक्सपर्ट्स इसमें शामिल किए जाएं, टेक्नोलॉजी भी इसको देखे। अब उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, तो क्या हुकूमत अभी करेगी? यूएन के अंडर फिर करना चाहिए। इसका मतलब है कि फौज को इस पर कोई इतराज़ नहीं है कि इंटरनेशनली इसको देखा जाए, अरशद शरीफ साहब की जिस तरह शहादत हुई है। अगर इसके बगैर ये केस अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा तो इसका बहुत नुकसान होगा। इसलिए अगर उन्होंने यानी फैसलवाड़ा ने कल कोई बात की है और अगर वो इसके बारे में क्लियर हैं तो मुझे यकीन है कि इंक्वायरी कमीशन इस चीज़ को देखेगी। इस मौके पर DGISI ने कहा कि अरशद शरीफ शहीद बहुत काबिल और मेहनती सहाफ़ी थे। मैं ज़ाती तौर पर इनकी इज़्ज़त करता हूँ। इनके सियासी आरा से कुछ अहबाब को गालिबन इख्तलाफ है, लेकिन इनके नाम, काम और लगन से किसी को इनकार नहीं। मगर पैसे जो मालूमात हैं, मतलब जो मालूमात हैं और तहकीक की बुनियाद पर आपको बता सकता हूँ, यानी उनके पास जो मालूमात और तहकीक है उसके बाद शहीद अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था, DGISI के चीफ ने कहा। इन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के ख़ानदान में गाजी भी हैं और शहीद भी। जब वो यहाँ पर थे तो इनका इस्टेब्लिशमेंट से और मेरे अपने इदारे के लोगों से रब्ता था। जब वो बाहर चले गए तब भी रब्ता था। इस महीने भी उन्होंने मेरे साथ काम करने वाले जनरल साहब से रब्ता रखा, अपनी वापसी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। इन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि कीनिया में इसकी इंक्वायरी हो रही है, मैं वहाँ अपने हममनसब से भी राब्ते में हूँ। इनकी इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शनाख्ती गलती के बायस ये हादसा पेश आया। इस पर हुकूमत पाकिस्तान और हम शायद मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं हैं। इसलिए हुकूमत ने एक टीम बनाई है जो तहकीकात के लिए कीनिया जाएगी। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन भी बनाया है। मैंने दानिस्ता तौर पर इन फोरम से ISI के अरकान निकाल लिए इन तहकीकात से, ताकि कौम के सामने गैर जानिबदार और 100% शफाफ तहकीकात हों, और जो भी इसका नतीजा आएगा इससे इंशाल्लाह DGISPR आपको आगाह रखेंगे। एक सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा कि इंफॉर्मेशन की शेयरिंग को गलत रंग नहीं देना चाहिए। जहाँ तक तनकीद की बात है तो तनकीद हर एक का हक है। बतौर इदारा तनकीद पर कोई मसला नहीं हुआ। मसला तब होता है जब एक चीज़ तनकीद से बढ़कर इल्ज़ाम तराशी और मन घड़त प्रोपेगेंडे की डोमेन में चली जाए। आखिर में ये फिर उन्होंने बात की कि ऐसी चीज़ है जिससे हमें हर कीमत पर एतराज़ चाहिए। हर ख़ास तौर पर तब जब अपने इदारों के बारे में बात कर रहे हों हमें एहतियात करनी चाहिए। हमारे पास ऐसा कोई फोरम नहीं जहां हम हर रोज़ आकर किसी की कही हुई बात का जवाब दे सकें। ना हमें ये सूट करता है, ना हमें ये करना चाहिए। इसीलिए इदारों का दिफा हुकूमत वक्त करती है, लेकिन तनकीद पर कोई एतराज़ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि तैनाती अपने वक्त पर होगी और आईनी तरीक़ाकार पर होगी, यानी आर्मी चीफ की। इसका मतलब है यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत सही तरह दिफा नहीं कर पाई फ़ौज का। DGISI ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय पर शहरी का बुनियादी हक़ है, बेशक वो राय मुझ पर तनकीद ही क्यों ना हो। वैसे सोल्जर आप के इस हक़ का तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार हूँ। आप सुबह शाम हमारा मुवाज़ना कीजिए, लेकिन पैमाना ये रखिए कि मैंने मुल्क और कौम के लिए क्या किया है। ये पैमाना रखिए कि मैंने आपकी ज़ात और सियासत के लिए कुछ किया है या नहीं। ये पैमाना ठीक नहीं है। अगर मैं मुल्क के लिए काम ठीक नहीं कर रहा हूँ और कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहा हूँ तो आप बराह मेहरबानी मुझ पर तनकीद करें। मैं बहुत खुश इसलूबी से अपने काम में बेहतरी लाऊंगा। इस मौके पर DGISPR ने कहा कि मशहूर मकूला है कि हर किसी को अपनी मर्जी की राय का हक़ है, लेकिन अपनी मर्जी के हक़ाइक़ का नहीं। राय का इजहार करें लेकिन हक़ाइक़ मैन्युफैक्चर ना करें, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब बदकिस्मती से प्रोपेगेंडा और 5th जनरेशन वॉरफेयर की असास यही हो कि हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए और उनकी बुनियाद पर अफवाहें और प्रोपेगेंडा किया जाए। मार्च में आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलाजमत करने वाली शख्सियत से मुतल्लिक सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा कि जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है मेरे ख्याल में वो इतनी ही शेयर कर सकते हैं। इससे मजीद अगर वो शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करते। मार्च 2021 के बाद सेनेट का इलेक्शन हुआ था, जिसमें आप जानते हैं कि क्या हुआ था। इसके बाद किसी भी इलेक्शन में आप देख लें, ज़मीनी इंतखाबात, कंटोनमेंट इलेक्शन, बलदियाती इंतखाबात देख लें, रमा बरस होने वाले इंतखाबात देख लें, कहीं पर भी फौज या ISI की मुदाखलत का कोई सबूत किसी को मिला हो तो बताएं। बार बार धांधली का कहा जाता है। हमने बारहा इस बारे में बात की कि अगर कोई सबूत है तो लेकर आएँ। मुझे यकीन है कि कोई सबूत नहीं है। आखिर में चंद लाइनें, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बहुत से इंटरनेशनल चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान दुनिया में स्ट्रेटजिकली एक अहम मुल्क है। इसके चैलेंजेस हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हर चैलेंज के साथ मौके भी होते हैं, इसलिए आलमी सतह पर हमारे लिए बहुत से मौके मौजूद हैं। इनसे निपटने के लिए तमाम इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इससे निपट लेंगे। इस हवाले से फिक्र की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इस बारे में हर एक की राय हो सकती है जिसके मुताबिक आगे चला जा सकता है, लेकिन हर काम करने का एक तरीका मौजूद है। यह है जनाब पूरी तफसील। वीडियो लंबी हो गई, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।